हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडवाल में। तो आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे इग्नू बीएड 2026 का जो पेपर है और आपका जो पेपर कंप्लीट हो चुका है उसका आंसर की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो देखो, आपका इग्नू बीएड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्लास दी गई है उससे आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। तो ये जो आपका पेपर है बीएड कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 2026 मार्च 2026 100 नंबर का आपका ये पेपर था। पार्ट ए और पार्ट बी 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया था। पहला आपका जनरल इंग्लिश था कॉम्प्रेंस वाला और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिला होगा। तो अपन इसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं। पहला ये आपका एक पैसेज था। इसमें वी आर अवेयर ऑफ हाउ द एटमॉस्फियर, इसके बारे में एक ये पैसेज दिया गया था, इससे आंसर आपको पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपका है वाई डज द अनादर से दैट द ऑक्सीजन मूव लाइफ बिकॉज। तो इसका आंसर मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। दे मूव हीट एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पाइस। सेकंड आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर सेज दैट द ऑक्सीजन इन कन्वेयर बेल्ट हर। कन्वेयर बेल्ट इज यूज्ड एज ए और एन। तो इसमें आया मेटाफर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नाउ एज अंटार्कटिका बिगिंस ऑफ मेटल्स। तो इसमें आपका थर्ड में हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद में फोर्थ है आपका व्हाट इज लाइकली टू कॉज अल्टरनेशन इज ब्लैंकेट इन द ओशियन। तो फोर्थ में आपका हो जाएगा प्रेस वाटर ऑन टॉप ऑफ द ओशियन। फिफ्थ आपका द एटमॉस्फियर एयर हार्ट इज सर्कुलेटेड इज। तो 5 में हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 में आपका रहेगा अटलांटिक मेटलिज्म। तो ये आपका पैसे से संबंधित था, तो इसमें थर्ड नंबर हो जाएगा। 7th है आपका हाउ आर दी नेचर प्लस एन अल्टरनेशन ऑफ प्लैनेट इज से मैनिफेस्टेड। तो इसमें रहेगा आपका 1 और थर्ड दोनों रहेंगे। उसके बाद में अगला है 8 नंबर आपका व्हाट कास्ट चेंज इन द अंटार्कटिका इज अंडरगोइंग। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड है इसमें। तो फर्स्ट आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है और थर्ड है आपका नेचर वायरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर है। तो 9 नंबर आपका है द चेंज ऑफ ड्रामेटिक ऑफ द प्लेनेट हर ड्रामेटिक्स इज। तो एक इसमें चेंज हुआ है एडजेक्टिव ऑफ चेंज विशेषण में हुआ है। व्हाट इज द मेन थीम्स ऑफ द अबव पैसेज। तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट वाले हैं जो आपके हिंदी अंग्रेजी में आते हैं। उसके बाद में अगला पार्ट है अपना तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन है, रीजनिंग का है। पेड़ जंगल है और इसके बाद में घास है। तो घास आपका हो जाएगा लॉन, 1 नंबर हो जाएगा। समाचार पत्र फ्रेश है तो कपड़ा घास से होगा, तो कपड़ा आपका मिल से निकलता है, तो इसमें होगा आपका 4 नंबर। उसके बाद में आपका एक श्रेणी क्रम दे रखा था। श्रेणी क्रम में आपको एक एक और ऐसे के श्रेणी चल रही थी, पहले 1 जोड़ा फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आया था 21। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में श्रेणी क्रम में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे 6, 12, 21। तो अगली संख्या आपकी हो जाएगी 33। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे एक श्रेणी दे रखा था पी क्यू आर एस टी, फिर यू, फिर वी हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कौन सा शब्द दूसरों से संबंध नहीं रखता है? तो ये है कार। बाकी इसके पार्ट्स हैं। अगला है 17 नंबर है, यहाँ पे कूट से संबंधित था, तो इसमें आपका रहेगा 3 नंबर रहेगा। ये थोड़ा दिखने में थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा। सभी आम रंगों में सुनहरे हैं, यानी गोल्डन होते हैं। सुनहरे रंग वाली वस्तुएं सस्ती नहीं है। तो इसका जो आपका कथन है, तो इसमें 2 कथन दे रखे थे, तो इसमें रहेगा आपका या तो 1 या 2। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है ट्रेन बस के मध्य सबसे अच्छा संबंध संकेतित करता है? इसमें आपको देखो ये कह रहा है आरेख ट्रेन, यात्री और बस। तो इसमें आपका कौन सा अच्छा संबंध संकेतित करता है? तो देखो यात्री। तो इसमें आपका एक बार देखो ये कन्फ्यूज़न भी है, हो सकता है इग्नू इसका आंसर चेंज कर दे, तो आपको इसमें थर्ड नंबर ही मानना ठीक रहेगा। यात्री है तो यात्री बस में भी जा सकता है और वो ट्रेन में भी जा सकता है। और एक इसमें आपका ये भी निकल के आ रहा है 4 नंबर, क्योंकि यात्री बस और ट्रेन। तो इसमें एक बार थोड़ा डाउट रहेगा, तो आप 3 नंबर ऑप्शन आप मान के चलिएगा। बाद में देखते हैं इग्नू इसका क्या आंसर आपका मानता है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में आपको इसको लगाना है। तो इसमें पहले चाबी आ जाएगा, चाबी के बाद में आपका रहेगा ताला, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अपन। अमर, अकबर और एंथोनी की आयु का योग 90 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था? तो इसमें तीनों की आयु का योग पूछा है, तो ये 81 हो जाएगा, 81 वर्ष था। एक लड़के की पिक्टोग्राफ यानी फोटोग्राफ की और संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के का क्या संबंध है? तो वो उसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अगला है आपका एक पंक्ति में ये लोग बैठे हुए हैं, एस और जेड बीच में है, ए और पी अंत में, आर और ए के दाएं बैठा है, तो पी के दाहिने कौन है? तो पी के दाहिने आपका हो जाएगा इसमें एक्स हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते अपन। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो फसल कटाई, फसल काटना, हार्वेस्ट शब्द का एक आवश्यक भाग है। तो इसमें देखो सरद है, भंडार है, ट्रैक्टर है, फसल है, तो ये है आपका क्रॉप फसल का। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो किताब, बुक शब्द का एक आवश्यक भाग है। तो इसमें आपका हो जाएगा पृष्ठ, पेजेज हो जाएगा। एक निश्चित भाषा में शिमला को ये लिखा जाता है, तो पटना को कैसे लिखेंगे? तो इसमें रहेगा आपका सेकंड। और इसमें देखो स्टूडेंट ने कर भी रखा है। उसके बाद में अगला है दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या का पता लगाइए। तो आपको इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। तो देखो साइडों में 1 2 3 4 5, एक इधर से हो जाएगा सेपरेट, 6 7 फिर 8, तो इसमें आपका 10 हो जाएगा। कौन सा आकार शेप दूसरों से भिन्न है? तो इसमें आपका वृत्त रहेगा, क्योंकि बाकी में भुजा है, इसमें वृत्त में नहीं है, तो सर्किल हो जाएगा इसका। यदि सभी बिल्लियाँ स्तनपायी मम्मल है तो कुछ स्तनपायी वाली है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका कुछ स्तनपायी काली नहीं है, तो 4 नंबर इसमें ठीक रहेगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो स्कूल शब्द का आवश्यक भाग है। तो ये आपका विद्यार्थी स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला पार्ट आपका रहेगा शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। पहला क्वेश्चन इसमें 31 देख पा रहे होगे। विद्यालय शिक्षा 5334 पाठ्यचर्या संबंधित शिक्षा शास्त्री ढांचा किससे
के द्वारा संस्तुत किया गया है? तो NEP 2020 यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में अगला है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का मूल सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ये आपका जैन धर्म। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद में आगे है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो ये 2009 में आपका ये किया गया था। 1 अप्रैल से लागू किया गया था, अगले नेक्स्ट ईयर से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण एजेंसी है? तो देखो, विद्यालय, महाविद्यालय औपचारिक है, तो इसमें घर हो जाएगा। अगला है, 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम किसके द्वारा? तो ये NEP 2020 है। अभी इग्नू भी इसका कार्यक्रम कंडक्ट करवा रहा है, ITAP के नाम से चल रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वयं प्रभा है, तो ये लास्ट ईयर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका। NEP वाला भी लास्ट ईयर आ चुका है। PY की सीरीज़ में ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट किए गए थे। तो इसमें है आपका, तो ये मूक से संबंधित है। लास्ट ईयर मूक का फुल फॉर्म पूछा था, आपकी बार स्वयं को उल्टा कर दिया है, तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नवोदय विद्यालय वाला 21 में आया था, और उस टाइम इसको पूछा गया था कि ग्रामीण बच्चों के लिए कौन से विद्यालय चालू किए गए। तो अभी इसका स्थापना वर्ष पूछा है, तो यहाँ पे स्थापना वर्ष आपका रहेगा 1986। 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला रहेगा आपका, NEP 2020 के अनुसार NRF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका रहेगा 1 नंबर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। निम्नलिखित में से दर्शन की प्रयोजनवादी विचारधारा, प्राग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी के प्रसारक या प्रोगेटर कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका जॉन डेवी। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अपन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति ने 10 बस्ता मुक्त दिनों 10 बैगलेस डेज की अनुशंसा की है? तो ये आपका रहेगा NEP 2020। इसके बाद में अगला रहेगा आपका 42, निम्नलिखित में से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS कौन सा है? तो इसमें रहेगा आपका मूडल। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुक्त शैक्षिक संस्थानों CCBYSA का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपका लेखकों को श्रेय और आदान प्रदान करना दोनों समान रूप से करना है। तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, साम्य, निष्पक्षता और समानता की अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें रहेगा आपका सही है कहा गया है ना, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साम्य निष्पक्षता के माध्यम से प्राप्त की गई समानता। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें रहेगा आपका अभ्यर्थियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। ये नहीं आएगा इसमें, 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी नहीं आता है वो पूछा है इसमें। निम्नलिखित में से सतत पोषणीय विकास लक्ष्य SDG में गुणवत्ता शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन का SDG 4 है आपका, तो इसमें आपका रहेगा 2nd ऑप्शन SDG 4। आगे चलते अपन, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था चोरा चोरी की घटना या चोरा चोरी कांड जो बोलते हैं, 1922 में हुआ था वो। खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो खिलाफत कमेटी का गठन है वो बॉम्बे में किया गया था, अभी मुंबई बोलते हैं उसको। कौन सा नदी बिहार का शोक कही जाती है? काफ़ी एजुकेशन था, ये तो खैर सभी ने करवाया होगा। तो बिहार का शोक आपका है कोसी नदी। नीति आयोग का गठन पहले योजना आयोग के नाम से चल रहा था, तो इसको 2015 में जब मोदी सरकार आई थी उसके बाद में नीति आयोग के नाम से इसका गठन किया गया था। और उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है?
जिला परिषद भी है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम आपका म्युनिसिपल इसमें नहीं है। 4 नंबर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे धातु का उदाहरण है? तांबा है, टिन है, शीशा है। तो इसमें रहेगा आपका मैग्नीज। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति के सही माप कौन सी है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है इसमें आपका माध्यिका रहेगा, मीडियन। सेकंड ऑप्शन इसमें मीडियन मीन्स माध्य रहेगा इसमें। देखो 53 पवलक है, माध्यिका है। 1 मिनट इसको वापस करते। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का सही माप कौन सा है? तो इसमें रहेगा आपका, तो 53 में आपका माध्य रहेगा, मीन। प्रत्येक विद्यार्थी यानी प्रत्येक शिक्षार्थी में अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करने की क्षमता होती है, तो किस उपागम के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है रचनावादी उपागम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अपन। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के आधारभूत चरणों में शामिल है। तो शिक्षा के आधारभूत चरणों में शामिल है 3 वर्ष और कक्षा 1 व 2 का पूर्व विद्यालय शिक्षा। तो 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला पार्ट है अपना टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका इग्नू बीएड 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से संबंधित ऑल आरसी का वीडियो हमारे इसी चैनल पे आपको शाम को 8 बजे पब्लिश होगा, तो वो वॉच कर लीजिएगा। जब बच्चे अपने खुद के विचारों के साथ विद्यालय आते हैं, दुनिया कैसे काम करती है, सामान्यतः वैज्ञानिक अवधारणाओं से भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यहाँ पे अर्जित करना, अर्जित आस्था, सटीक पूर्व ज्ञान, वैज्ञानिक परिकल्पना, गलत फहमियाँ। तो इसमें आपका रहेगा अर्जित का आस्था। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या में 5334 में 4 क्या दर्शाता है? तो 4 आपका दर्शाता है माध्यमिक चरण, सेकंड स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र के 3 तत्वों में से एक नहीं है? तो इसमें रहेगा आपका 58 में संशोधित मानक। निम्नलिखित में से प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षक के प्रश्न का मौखिक उत्तर। गीता लगातार अपने शिक्षण में सुधार करना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि वह अपने सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह कौन सी रणनीति अपना सकती है? तो वो छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और निर्देश को संशोधित करने में समय बिताए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी संस्था या व्यक्ति के अध्ययन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है, किसी संस्था या व्यक्ति का अध्ययन अपन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं केस स्टडी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राहुल किसी को पहेलियाँ सुलझाते हुए एक वीडियो देखता है, फिर उसे खुद हल करने की कोशिश करता है। इस उदाहरण में राहुल ने किस तरह की सीख का प्रयोग किया? सहयोगात्मक, संज्ञानात्मक, क्रिया प्रसूत, अवलोकन संबंधी। तो ये है अवलोकन संबंधी। 4 नंबर करेक्ट रहेगा इसमें। रचनावादी शिक्षण प्रयोग में छात्र क्या भूमिका निभाते हैं? तो रचनावादी में सीखने में सक्रिय भागीदार होते हैं। नताशा ने गणित की एक चुनौतीपूर्ण पर समस्या ब्लैक बोर्ड पर लिखी। उसे अपने छात्रों से समस्या से संभावित समाधानों पर विचार मंथन करने, एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए कहा। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह है खोजपूर्ण निर्देश का। मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। किसका उदाहरण है? तो ये है आपका सकारात्मक प्रक्रिया। शिक्षक अपने कक्षा के माहौल को बेहतर बनाकर छात्रों को सीखने में शामिल करके और गलत व्यवहार को कम करने, सीखने को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कक्ष प्रबंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अनुशासन का एक उदाहरण है?
तो अनुशासन का उदाहरण सकारात्मक वो है पाठ को आकर्षक दिलचस्प बनाकर गलत व्यवहार को रोकना। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की ओर ले जाने वाले कारकों की आलोचनात्मक जांच करें, किस उद्देश्य पर आधारित है। तो ये विश्लेषण एनालिसिस। तो 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय पाठ्यचर्या का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। 2 नंबर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या कैरिकुलम पाठ्यक्रम सिलेबस के मध्य अंतर में सबसे अच्छी तरह से बताता है। पाठ्यक्रम में विद्यालय के विषय शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यचर्या सीखने के अनुभवों को पूरी जानकारी देता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताया है यहाँ पे। तो इसमें है पूरे प्राथमिक चरण को अब प्रारंभिक चरण कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके 3 ऑप्शन सही है। उच्च प्राथमिक को अब मध्यम चरण कहा जाएगा, माध्यमिक चरण को 4 साल का कहा जाएगा। NCF-FS 2022 शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा का ध्यान रखता है। 72 है, अवधारणात्मक अधिगम की कौन सी 2 शैलियाँ छूने की भावना पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे एक तो हैप्टिक और इंटरेक्टिव अधिगम, एक है हैप्टिक एंड काइनेटिक अधिगम। तो यहाँ पे 72 में आपका 2 नंबर सही रहेगा। सामाजिक भावनात्मक अधिगम शिक्षकों को मुख्य रूप से इसमें मदद करती है। तो 73 में आपका रहेगा 3 नंबर भावनाओं की प्रभावी ढंग से समझना और नियंत्रित करना। प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका रहेगा सुरक्षित, व्यवस्थित, आकर्षक सीखने का माहौल बनाना। 71 में आपका 1 नंबर रहेगा। उसके बाद में 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न भिन्न भिन्न सोच को बढ़ावा देगा। तो ये है कपड़े टांगने वाले विभिन्न उपयोग क्या है। तो इसमें 3 नंबर रहेगा। अगला है 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक अवधारणा का एक उदाहरण है। तो ये यहाँ पे है घेरा है, नदी है, जानवर है, पक्षी है। तो यहाँ पे 1 नंबर रहेगा घेरा। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में ई का मतलब क्या है। तो ई का मतलब यहाँ पे है बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन। अनुदेशात्मक नेतृत्व मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है। तो इसमें रहेगा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। कौन सी शिक्षण विधि सीखने वालों की भागीदारी को सबसे अच्छा और सक्रिय बनाती है। तो सीखने वालों को भागीदारी को सबसे अच्छा बनाती है चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। अगला है 80 नंबर, स्वाति को पक्षी अभ्यारण्य जाना पसंद है। उसे दर्जनों पक्षियों की प्रजातियों के बारे में तथ्य याद कर लिए हैं। हालांकि जब वह उस पक्षी अभ्यारण्य में खोजी गई एक नई प्रजाति के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसे नई जानकारी याद रखने में मुश्किल होती है। इस उदाहरण में स्वाति को किस समस्या का अनुभव हुआ है। ऑप्शन 1 है अवस्था निर्भर स्मृति, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, पूर्वव्यापी स्टेप, सक्रिय स्टेप, प्रतिगामी स्मृति लोप। तो इसमें है आपका सक्रिय हस्तक्षेप, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें आपका 3 नंबर ठीक हो जाएगा। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन सोल्व करेंगे पार्ट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट है पार्ट बी, और पार्ट बी में अपन सोल्व करेंगे हिंदी। हिंदी के जो आपके 20 क्वेश्चन आए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हिंदी था, तो अपन हिंदी वाले सोल्व करेंगे। हिंदी का सीरीज था आपका 161। तो हिंदी में आपको एक पैसेज दिया गया था। लास्ट ईयर की तुलना की जाए तो हिंदी वाला पार्ट अब की बार लास्ट ईयर से थोड़ा हार्ड है। जो आपका एजुकेशनल जनरल अवेयरेंस वाला पार्ट थोड़ा यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा मॉडरेट है लास्ट ईयर से। अब अपना जो अब की बार स्टूडेंट्स हैं हिंदी वाले, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगा, क्योंकि 20 में से 20 करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल है। इसमें एक पैसेज आया था, लगभग सभी विकसित देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंगित हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो।
भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते ही हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुरावस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु ये सुदशा नहीं, दुरावस्था ही है। जब तक ये दुरावस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्याय संगत अधिकार नहीं है। यह सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की मातृभाषाओं में शिक्षा पर विशेष बल दिया है। अब इसमें कहा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक आपको देना है। शिक्षित व्यक्ति की पहचान, भारतीय शिक्षित की पहचान, मातृभाषा का तिरस्कार, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। तो यहाँ पे देखो, भारतीय शिक्षित की पहचान के बारे में थोड़ा ये शीर्षक लग रहा है। बाकी इग्नू क्या मानता है, इसमें 3 नंबर और 2 नंबर में थोड़ा डाउट, अभी इसका 2 नंबर मानेंगे। बाकी आंसर की आएगी जल्दी, तो उसके बाद पता चलेगा। दूरावस्था में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका दुरुपसर्ग हो जाएगा, 2 नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में किस ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत है, तो इसमें रहेगा आपका व्यक्तिगत स्वार्थ प्रथा की ओर। इसमें भी थोड़ा आंसर में डाउट है, 1 नंबर 2 नंबर मानेंगे फिलहाल इसका। भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे समझा जाता है, भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे समझा जाता है, तो 64 में यहाँ पे आपका जैसे मातृभाषा आती है। संसार के विकसित देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे माना जाता है, तो सुसंस्कृत व्यक्ति माना जाता है जिसके घर में स्वभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो। उसके बाद में 66 है धारण करने वाली, और इसमें ऑप्शन है धरित्री है, दाता है, धारित्री है और धारयत्री है। तो जो धारण करने वाली होती है उसको बोलते हैं धारयित्री। ये छोटा आएगा, छोटी की मात्रा, त्री की मात्रा बड़ी आएगी, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अर्गला का अर्थ यहाँ पे पूछा गया था, तो मर्यादा था, अनाथ, शत्रु, सिटकनी। तो यहाँ पे अर्गला का जो अर्थ होगा वो होगा सिटकनी, तो दो नंबर करेक्ट हो जाएगा। कुंठ का विलोम शब्द है, तो कुंठ का विलोम शब्द होगा तीक्ष्ण। कुंठ यानी होता है भोटा, और भोटा का उल्टा यानी तीखा, तो उसका तीक्ष्ण हो जाएगा। समास की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहाँ पे कृतज्ञ था, दुरात्मागण है, सत्संकित है, प्राणी वृंद है। तो यहाँ पे रहेगा आपका अशुद्ध प्राणी वृंद, 3 नंबर सही रहेगा। अगला है अंगूठा चूमना का हास्य है, ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ये अंगूठा चूमना लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा खुशामद करना, 2 नंबर। इनमें से एक प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक। कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा। राजकुमार में प्रयुक्त समास कौन सा है, बहुगिरी है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अभिभाव है, अव्ययभाव है। तो राजकुमार में जो समास है वो आपका तत्पुरुष रहेगा, राजा का पुत्र। मलयज का पर्यायवाची शब्द है, मलयज बोलते चंदन को, तो चंदन आपका ऑप्शन 1 में ही है, तो इसमें रहेगा आपका मलयज का पर्यायवाची चंदन। अलंकार आपका बिल्कुल सरल पूछा है, लास्ट ईयर अगर आपने PYQ वगैरह देखे होंगे तो अलंकार तो सीधा ही है, और इसमें देखने का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, चरण कमल बंदो हरी गई में अलंकार है, जिसके चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं, और यहाँ पे देखो योजक चिन्ह भी आया है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। 175 में आपका 4 नंबर रहेगा रूपक। आसमान सिर पर उठाने का आशय है, बहुत शोर मचाना, असंभव कार्य कर दिखाना, गुस्से से भर जाना, होश आना। तो आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, 1 नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। अगला है आपका प्रमाद का विलोम शब्द आपको पूछा गया था, तो प्रमाद का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सावधानी। अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक में आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो
इसमें तो आपको सभी को बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है। औरत का वर्तनी भी सही है, बारात का भी सही है, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा ठीक से। अगर ये आपका ऐसा ही लिखा हुआ है तो आपका ये सही है, आधार सही है, नौकर सही है, औरत ऑलरेडी सही है। बारात लिखा हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। बाकी इग्नू का देखते हैं ऑफिशियल आंसर में क्या मानता है, नहीं तो ये आपका डिलीट होगा। और सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा बोनस, जो आपका हिंदी ले रखा है, जिन्होंने हिंदी किया है उन सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, बोनस देगा इग्नू इसका। अगला है गबन के लेखक है, तो गबन का लेखक यहाँ पे ऑप्शन है सुदर्शन है, फणीश्वर नाथ का तो मिलांचल है, निर्मल वर्मा है, प्रेमचंद है। तो गबन के लेखक है वो प्रेमचंद जी है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे 100 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में सोल्व किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस आंसर की से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हमारा आपको 8 बजे देखने को मिल रहा है, तो और भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता चल जाए तो अपने मार्क्स शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट आपके पार्ट बी के बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊं, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। ये किसी स्टूडेंट ने भेजा था, उनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो भी अपडेट रहेगा वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि बाद में बहुत अपडेट रहते हैं और आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कब उसका मेल आता है, कब आपका कट ऑफ आएगा, कब रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, सारा आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।